ओके डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। आज फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपका पहला पार्ट हो जाएगा, द पार्ट फर्स्ट। फिर मैंने प्रीलिम्स के क्वेश्चन तो आपको डेली बेसिस पर कराए। मेंस के क्वेश्चन में मुझे थोड़ी और क्यूरियोसिटी हो रही है। मैंने पिछले क्लास में आपको क्वेश्चन राइटिंग पर लिखने का पहला पार्ट दिया था, लेकिन सिर्फ उसके थियोरेटिकल पार्ट को देखने से क्वेश्चन नहीं होता, प्रैक्टिकली उसको देखना पड़ेगा। मैं देखता हूं अगर आज आपके लिए कुछ होमवर्क दे सकूं तो देने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मैं डिसाइड करता हूं। पहले चलिए हम लोग एक काम करते हैं, 5 क्वेश्चंस पहले एमसीक्यू को सुलझाते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में किनकी पूजा करते थे? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेटीज वाज वेयर वर्शिप्ड बाय द पीपल ऑफ द इंडस वैली? पॉइंट 1, पशुपति की, 2 इंद्र और वरुण की, और 3rd विष्णु की। 1 पशुपति, 2 इंद्रा एंड वरुणा एंड 3rd विष्णु। कुड चॉइस ए 1 and 2, इधर चॉइस ए 1 and 2, बी ओनली 1, बी ओनली 1, सी 1 and 3, सी 1 and 3, डी 1, 2 and 3, डी ऑल 1, 2 and 3। दोनों जगह सभी बच्चे बी कह रहे हैं। बी बिल्कुल गुड, सही पकड़ लिया आपने। नाउ वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मध्य पाषाण काल से संबंधित है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोशल एंटिटीज आर डेवलप्ड ड्यूरिंग मेसोलिथिक पीरियड? पॉइंट 1, समतामूलक समाज। पॉइंट 1, सोशल इक्वेलिटी। पॉइंट 2, परिवार की परिकल्पना का विकास। 2, कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली। पॉइंट 3, मुखिया तंत्र का विकास। 3rd, राइज ऑफ चिफडम। अब इसमें कोड आपको मिलाना है, चॉइस 1 and 2, बी 1 and 3, सी 2 and 3 एंड डी 1, 2 and 3। अब यही कोड है, आपको इसमें चुनना है। मैक्सिमम ए Yes, commendable, quite commendable. My students, अब now you people have come on the right track. मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग 2 क्वेश्चन दिया, दोनों करेक्ट कर रहे हो। इसका मतलब है कि आपने रीजनिंग लगाना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसमें आपका आंसर आता है चॉइस नंबर ए, क्योंकि ये मुखिया तंत्र का विकास, जिसको कहते हो राइज ऑफ चिफडम, दैट बिकेम पॉसिबल फ्रॉम न्यूलिथिक पीरियड ऑनवर्ड्स एंड मेनली कैलकोलिथिक पीरियड। स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूलिथिक पीरियड और न्यूलिथिक कैलकोलिथिक में ये आया है मुखिया तंत्र का विकास, वैसे नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। 1, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। पॉइंट 1, मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपर एंड कालीबंगा मेजर साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। पॉइंट 2, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। पॉइंट 2, द हड़प्पन्स बिल्ट प्लान्ड सिटीज विथ अ नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड ड्रेन्स। पॉइंट 3, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। 3rd, द हड़प्पन पीपल वेयर नॉट अवेयर ऑफ द यूज ऑफ मेटल्स। अब ये 3 आपके चॉइसेस हैं, अब 3 आपके पॉइंट्स हैं और आपको चुनना है चॉइस 1 and 2, चॉइस बी 1 and 3, चॉइस सी 2 and 3 एंड चॉइस डी 1, 2 and 3। मैक्सिमम ए चॉइस नंबर ए। यस, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, एक कौन बोल सकता है? गलत है। सड़कों नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, सिंधु घाटी प्रमुख स्थल थे, बिल्कुल सही है। आप 3 के 3 क्वेश्चन अभी तक आपने सही किया है। यू हैव डन द वेरी करेक्ट आंसर ऑफ ऑल द 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पता नहीं, स्टेटमेंट समझने में गलती मत करिएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट प्रॉपरली एंड इन इट्स राइट पर्सपेक्टिव, अदरवाइज यू कैन कमिट अ मिस्टेक।
पॉइंट 1, यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ये यूपीएससी में ही पूछा था। इट वॉज प्राइमरीली अ मटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन एंड ऑल्सो हैविंग रिलीजियस एलिमेंट्स बट दे वेर नॉट डोमिनेंट। वो महत्वपूर्ण नहीं थे रिलीजियस, मतलब वर्चस्वशाली नहीं था। मतलब मुख्य रूप से इनका जो ध्यान था वो भौतिक, या कह सकते हो कि भौतिक सुख पर था। पॉइंट 2, ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल यूज्ड क्लॉथ्स मेड फ्रॉम कॉटन। इस समय लोगों ने सूती वस्त्रों से बने हुए कपड़ों का उपयोग किया। चॉइस ए ओनली 1, चॉइस बी ओनली 2, चॉइस सी 1 and 2 एंड चॉइस डी नाइदर 1 nor 2। Maximum C errors. Yes, right answer. Good. Quite commendable. Good answer. क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन पर्वतीय हड़प्पा संस्कृति में शामिल नहीं था? कब्रिस्तान एच संस्कृति, सेमेट्री एच कल्चर, बी झूकर संस्कृति, सी मालवा संस्कृति, डी लाल चमकीले मृदभान संस्कृति। सेमेट्री एच कल्चर, झूकर कल्चर, मालवा कल्चर एंड रेड लस्ट्रस पॉटरी कल्चर। Maximum C. चॉइस नंबर सी। ओके, वेरी गुड, क्वाइट कमेंडेबल माय स्टूडेंट्स। आप लोगों ने तो बहुत जल्दी अकल के दांत फूट पड़े। बड़ी खुशी हुई मुझे जानकर, आज तो मेरा दिल प्रसन्न हो गया, क्योंकि ये 5 क्वेश्चंस को ऐसे नहीं थे कि इजी थे। ये 5 क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे जो आपने सॉल्व किए। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपके इस प्रशंसनीय प्रयास के लिए। अब आते हैं, हम पीछे से आपको लाते हैं और कोशिश करूंगा इसको समाप्त करके, मेरे पास अगर टाइम हो जाए तो मैं 5 मिनट आपको रिपीट भी कर दूं। जस्ट 1 मिनट। ये तो ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आपको दिया हुआ है। चलिए मैं आपको पहले देखो, हड़प्पा सभ्यता का पतन मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को 2 चीजें करनी है हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन। अब इसमें 2 चीजें करनी है। एक करनी है उत्तरजीविता, उत्तरजीविता। उत्तरजीविता मीन्स सर्वाइवल, सर्वाइवल। दूसरा करनी है कॉन्टिन्यूटी, सॉरी निरंतरता, निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी। अब ये 2 चीजें हैं, इन दोनों चीजों पर अब गौर करें। सर्वाइवल का मतलब हुआ कि अर्लियर इट वाज वाइडली बिलीव्ड कि हड़प्पन सिविलाइजेशन आफ्टर 1900 BCE onwards this civilization simply vanished. It means कि there was the end of civilization, मतलब कि 1900 ईसा पूर्व के बाद सभ्यता मानो विलीन हो गई, सभ्यता का अंत हो गया। 1960 के दशक तक स्कॉलर्स यही बात करते रहे। लेकिन 1960 के दशक में इन 1960s there were certain scholars who explored the civilization once again and they tried to establish that कि no, the decline of civilization means not the end of civilization or the end of Harappan tradition, rather the civilization survived in altered form.
मीन्स कि द पीपल माइग्रेटेड टू द रूरल एरियाज, सो देयर वाज द रूरलाइजेशन ऑफ दिस अर्बन सिविलाइजेशन। मतलब सभ्यता का पतन का मतलब केवल आप इतना लगाइए कि नगरों का अंत हो गया, सभ्यता फिर ग्रामीण चरण में पहुंच गई। उसके बाद जो कुछ एक संस्कृतियां उन्हीं क्षेत्रों में आई, उन संस्कृतियों की पहचान हो गई परवर्ती हड़प्पा संस्कृति में। पहले उसको कहते परवर्ती हड़प्पा संस्कृति, पहले उसको उत्तर हड़प्पा संस्कृति कहा जाता था, पोस्ट हड़प्पन कल्चर। अब उसका नाम है लेट हड़प्पन कल्चर, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। और मैं स्टूडेंट्स परवर्ती हड़प्पा संस्कृति में मैंने उसका नाम पहले ही आपको बता दिया था, याद होगा, जो अभी अभी आप लोगों ने बहुत सूटेबली क्वेश्चन में आंसर कर दिया है, तब तो अब मुद्दा ही समाप्त हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि कब्रगाह एज संस्कृति पंजाब, हरियाणा, बहावलपुर में जो लोकल कल्चर था। और दूसरा आप देखते हो, उसको मैंने कहा गुजरात में रेड लस्ट्रस पॉटरी कल्चर, लाल चमकीले मृदुभान संस्कृति। और तीसरा मैंने आपको बताया कि चान्हू दरों में, जो सिंध का चान्हू दरो है, उस सिंध के चान्हू दरों में झूकर संस्कृति, दैट वाज कॉल्ड झूकर कल्चर। यू विल फाइंड हियर द नेम ऑफ द कल्चर वाज झूकर कल्चर। तो इस तरह से आप देखते हो कि अलग अलग संस्कृतियां हैं, और ये संस्कृतियां उसी हड़प्पाई क्षेत्र में, जहां हड़प्पा सभ्यता के नगरीय चरण का पतन हुआ, तो वहीं वो संस्कृतियां पनपी। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि जो हड़प्पा संस्कृति है, जो पूर्ववर्ती हड़प्पा संस्कृति है, या आप कह सकते हो जो हड़प्पा संस्कृति का नगरीय चरण या हड़प्पा सभ्यता है, और परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियां हैं। एक संस्कृति, सभ्यता एक है, हड़प्पा सभ्यता। हम हड़प्पा सभ्यता ही नहीं कहेंगे, लेकिन जब परवर्ती हड़प्पा की बात होगी तो कहेंगे परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियां, लेट हड़प्पन कल्चर्स। यू विल यूज हियर द टर्म कल्चर्स, नॉट कल्चर, कल्चर्स। परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियां। तो अब देखो, हड़प्पा संस्कृति सभ्यता एक ही रही, लेकिन जो परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियां वो कई हो गई। फिर उसको परवर्ती हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं? तो चूंकि हड़प्पा सभ्यता की कुछ विरासत और कुछ फीचर्स को वो अपने में समाहित किया हुआ है, अपने साथ लेकर आ रहा है, उसके कुछ फीचर्स को, उनकी कुछ विशेषताओं को। लेकिन दूसरी तरफ इसको हड़प्पा सभ्यता से अलगाव भी है, माने हड़प्पा सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता से इसमें अंतर भी है। नगरीय चरण के बजाय ग्रामीण चरण हो चुका है। नालियां, गलियां और जो सड़कों की वह जो सुदृढ़ परंपरा थी वो टूट चुकी है। नाउ यू कैन से कि द टाउन प्लानिंग वाज सिंपली डिस्कार्डेड। ए पार्ट यू कैन से इन प्लेस ऑफ द यूज ऑफ copper, once again they reverted, the use of bronze, they reverted to copper। फिर कांसे से तांबे पर चले आए, और फिर तांबे से फिर वो बदलते हुए चले गए। तो मतलब इस तरह है कि उनका जो मुहरों का परंपरा है वो टूट गई। तो बहुत सारा बदलाव उसको हड़प्पा संस्कृति से आ गया, लेकिन बावजूद हड़प्पा सभ्यता से आ गया। परंतु फिर भी इन्हें परवर्ती हड़प्पा संस्कृति इसलिए कहते हो कि एटलीस्ट दे आर बियरिंग द लेगेसी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये हो गया। निरंतरता में मैं आपको बताऊंगा कि इस सभ्यता की समाप्ति के बावजूद भी ये सभ्यता समाप्त नहीं हुई, बल्कि उसकी परंपरा आज तक हमारी भारतीय संस्कृति में है। मतलब कंटिन्यूएशन इज विजिबल इन इंडियन कल्चर टिल टुडे। तो ये दो पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि अब यूपीएससी में जो आपको ऑप्शन में दिखने वाली चीज है वो जीएस में पूछ डालते हैं। तो इसलिए इस बार का क्वेश्चन देखने के बाद तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि आपको लेट हड़प्पन कल्चर पर पूछ डाले या निरंतरता पर पूछ डाले। तो आपको थोड़ा भी नहीं घबराना है, आपको मेरे साथ ये सब चीजें क्लास में वैसे ही याद हो जाएंगी। इसलिए यू हैव नॉट टू बी परप्लेक्स्ड अबाउट द फेनोमेना कि भाई क्या होगा, कैसे हम समझेंगे। अब इसको यहां छोड़ते हैं, थोड़ा सा आपको हल्का पीछे ले चलते हैं, फिर हम आएंगे इस पर। देखिए, हम यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि जैसे राजीव हमको कॉल कर रहा है, उसको कॉल करके बोल दो सर क्लास में।
देखिए अब आ जाइए, हम आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं थोड़ा सा। अब हड़प्पा सभ्यता में आप 3 चरण बताइएगा। आरंभिक हड़प्पाई संस्कृतियां, मतलब जो हड़प्पा, देखो आरंभिक हड़प्पाई संस्कृतियां ग्रामीण थी, रूरल थी। अब समझना इस बात को, फिर मैं आपसे पूछ लूंगा। आरंभिक हड़प्पाई संस्कृतियां मतलब इसको अर्ली हड़प्पन कल्चर्स, मैंने इसका नाम नहीं बताया था, मैं कुछ नाम आपको बता देता हूं। जैसे देखो, ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति, ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति, ईरानी बलूची विलेज कल्चर। तो ये हो गया ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति। ओके, देन आमरी कोट दीजी संस्कृति, आमरी कोट दीजी कल्चर। ओके, फिर सोथी सिसवाल, सिसवाल हरियाणा में है और सोथी राजस्थान में है। सोथी सिसवाल संस्कृति, सोथी सिसवाल कल्चर, सोथी सिसवाल कल्चर। और चौथा आप कर दीजिए, सोथी सिसवाल कल्चर में कालीबंगा संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति। तो कालीबंगा संस्कृति में कालीबंगा कल्चर, कल्चर ये मैंने मैटर में नहीं दिया है, तो अगर आप में से कोई इसको लिखना चाहे तो लिख सकता है, अंग्रेजी हिंदी दोनों में। जैसे देखो मैं बोल देता हूं, ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति, आमरी कोट दीजी संस्कृति, आमरी कोट दीजी कल्चर, ईरानी बलूची विलेज कल्चर, सोथी सिसवाल संस्कृति, सोथी सिसवाल कल्चर, और कालीबंगा संस्कृति मतलब कालीबंगा कल्चर। ये आपका ये ग्रामीण संस्कृतियां हैं, क्योंकि ग्रामीण चरण का है, मतलब ये क्षेत्रीय संस्कृतियां थी। और इन्हीं में से कोई या सभी ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता जैसी एक उन्नत सभ्यता विकसित की। दे वर कॉल्ड अर्ली हड़प्पन कल्चर फॉर द फैक्ट दैट कि दे प्रिपेयर्ड द बेसिस ऑन विच एन अर्बन हड़प्पन सिविलाइजेशन कुड हैव फ्लोरिस्ड। इन्होंने वह बैकग्राउंड तैयार कर दिया जिस पर कि अर्बन जो सिविलाइजेशन है वह एक अर्बन हड़प्पन सिविलाइजेशन पनप सका। तो इसको हम आरंभिक हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। अब इसको हमको आगे बढ़ाने दीजिए। अब इसकी बेस पर हड़प्पा सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि पहला साइट हड़प्पा था जिसको डिस्कवरी हुई। हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम देते हो। ओके, तो ये है नगरीय, दैट इज अर्बन। वो ग्रामीण था, ये अर्बन है। अब जब ये लगभग ये जो 1900 ईसा 19 इसको है, ये 2600 BCE टू 1900 BCE, मतलब कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक लगभग चला।
इसके बाद आती है परवर्ती हड़प्पाई संस्कृतियां। लेट हड़प्पन कल्चर्स। लेट हड़प्पन कल्चर्स, जैसे हड़प्पा सभ्यता, नगरीय चयन, फिर उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन हुआ, उसके बाद आती है परवर्ती हड़प्पाई संस्कृतियां। और जो परवर्ती हड़प्पाई संस्कृतियां आप जानते हो, वह कई क्षेत्रीय संस्कृतियों से बना है। इट वॉज नॉट मेड थ्रू अ सिंगल वन कल्चर, इट हैज बीन मेड थ्रू द डिफरेंट रीजनल कल्चर्स। ये बहुत सारे जो रीजनल कल्चर्स हैं, वो बहुत सारे रीजनल कल्चर से बने हैं। ओके, तो मतलब ये है कि ये बेसिकली ये जो संस्कृतियां, ये संस्कृतियां आई है हड़प्पा सभ्यता के नगरीय चयन का पतन का, और इन संस्कृतियों के क्षेत्रीय नाम है। जैसे क्षेत्रीय नाम मैंने आपको बता दिया पहले ही, कब्रगाह एज संस्कृति है, सोथी संस्कृति है यानी सोथी कल्चर, रेड लस्ट्रस पॉटरी कल्चर, लाल चमकीले मृदभान संस्कृतियां। तो ये परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियां आई। तो ये लगभग तुम समझो ये तीनों एक ही सीध में है। और एक बार क्या पूछा था क्वेश्चन यूपीएससी में, आप लोग मेंटली अलर्ट हो, मेरे क्वेश्चन को सुन रहे हो। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि द यूज ऑफ मड ब्रिक्स, मड ब्रिक्स मतलब कच्ची ईंटों के, कच्ची ईंट, द यूज ऑफ मड ब्रिक्स, कच्ची ईंटों का प्रयोग निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता के किस चरण से जुड़ा हुआ था। यानी कच्ची ईंटों का प्रयोग इनमें से किस चरण से जुड़ा हुआ था। चॉइस ए अर्ली हड़प्पन कल्चर, चॉइस बी हड़प्पन कल्चर, चॉइस सी लेट हड़प्पन कल्चर। मतलब इसमें पूछा गया था कि जो पक्की ईंटों का प्रयोग है वह हड़प्पा सभ्यता के किस चरण से जुड़ा हुआ है। उसमें पहला चरण दिया अर्ली हड़प्पन कल्चर, मतलब आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, फिर अब दिया हड़प्पा संस्कृति यानी हड़प्पा सभ्यता, और तीसरा परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियां। तो ये तीन में से है, और डी में कह दो उपर्युक्त में कोई नहीं। माने ए में अर्ली हड़प्पन कल्चर, बी में हड़प्पन सिविलाइजेशन, एंड सी में लेट हड़प्पन कल्चर्स, और डी में नन ऑफ द अबव। तो ए बी सी डी ये चार मैंने दिया, जरा फास्टली टाइप करो तो। अर्ली हड़प्पन, वेबसाइट पर देखो क्या आ रहा है, वेबसाइट पर भी यही रहा है। वाह माय स्टूडेंट्स, आप लोगों ने तो हद कर दिया। आप लोग इतना जल्दी एनलाइटेन बन जाओगे इसका तो मुझे अनुमान नहीं था। बिल्कुल आपने ये सही किया, क्योंकि देखो अब हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद फिर एक बार पक्की ईंटों से कच्ची ईंटों पर उतरेंगे, वो कांसे से फिर तांबे पर आएंगे और टाउन प्लानिंग छोड़ देंगे। लेकिन उसमें फर्क क्या होगा उसको समझो। फर्क ये होगा कि भले उन्होंने कच्ची ईंटों का प्रयोग छोड़ दिया हो, लेकिन यह भी तो सही है कि कम से कम कुछ पक्की ईंटें जहां तहां मिल गए हैं। जैसे आहर में मिले हैं, गिलुंद जैसे जगह पर मिले हैं, लाल किला एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां पर कुछ बर्ट ब्रिक्स मिल गए हैं। लेकिन जिसको तुम अर्ली हड़प्पन कहते हो उसमें तो केवल कच्ची ही कच्ची मिले हैं, पक्की ईंटें मिले ही नहीं है। तो आपने बहुत अच्छा सवाल सॉल्व किया, चॉइस ए यही इसका करेक्ट आंसर था। तो ये हो गया। अब मैं आपको एक दूसरा डायग्राम बनाता हूं, फिर आपको समझाता हूं। अब हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप का परिदृश्य।
सिनेरियो ऑफ इंडियन civilization after the decline of हड़प्पन सिविलाइजेशन, माने सिनेरियो ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट होना चाहिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का पतन हुआ तो भारतीय उपमहाद्वीप का परिदृश्य क्या था, क्या था भारतीय उपमहाद्वीप का परिदृश्य इस सभ्यता के पतन के पश्चात। तो चलिए इस पर थोड़ा सा हम लोग निगाह डालते हैं। अब इस पर निगाह डालने पर हमें क्या पता चलता है। जैसे आप इस पर निगाह डालिए और इस पर देखने का प्रयत्न करिए तो आपको पता चलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो हड़प्पा सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व में हुआ, 1900 BC यानी ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 BC यानी बिफोर कॉमन एरा, मतलब 1900 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक भारत फिर एक बार तांबे के चरण में आ गया। आप लोग इस बात को मेंटली अलर्ट होकर समझना, कल मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा और आपको करेक्ट करना है। 1900 BC और 1000 BC के बाद जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ तो पहले देखो पहले जो हिस्ट्री राइटिंग थी वो इतना अधिक हड़प्पन सिविलाइजेशन सेंटरिक थी कि स्कॉलर्स लगभग ऐसा सोचते थे कि हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई तो लगता है दुनिया समाप्त हो गई, लेकिन नहीं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के पतन के बाद भी भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक क्षेत्रीय संस्कृतियां कायम रही। A large number of regional cultures flourished within हड़प्पन पेरीमीटर, हड़प्पन पेरिफेरी में भी रही और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद हड़प्पन पेरिफेरी के बाहर भी वो संस्कृतियां रही। ये दोनों रही हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद भी। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के पेरिफेरी में रही उसमें कुछ तो लेट हड़प्पन कल्चर्स रही, कुछ अदर कल्चर्स रही, लेकिन वो सब तांबे के उपयोग करते रहे। 1000 ईसा पूर्व तक वो तांबे का उपयोग करते रहे। तो इसको मैंने इधर क्यों दे दिया, सिविलाइजेशन में मैं देना चाहता हूं कि 1900 BCE to 1900 BCE to 1000 BCE ये कॉपर फेज है। इस टाइम में कॉपर फेज चलेगा और कॉपर फेज के अलावा कुछ नहीं चलेगा। अब देखो इस कॉपर फेज को मैं बताना चाहता हूं कि इसमें भी आपको दो तरह की संस्कृतियां यहां पर ये दिखेगी, तीन तरह की दिखेगी। एक है लेट हड़प्पन कल्चर्स, लेट हड़प्पन कल्चर्स, परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियां, परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियां। ओके, अब इसका टाइम पीरियड है 1900 BCE टू 1300 BC, 1300 BC। तो अब देखो
मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हम लेट हड़प्पन कल्चर्स या परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियां का नाम नहीं लिख रहे। क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है, हम पहले ही आपको लिखकर बता चुके हैं। हम आपको कब्रगाह एज संस्कृति या ये सेमेट्री एज कल्चर बता चुके हैं, झूकर कल्चर सिंध में बता चुके हैं, लाल चमकीले मृदभांड संस्कृति बता चुके हैं। तो ये सब इसी में अंतर्गत आ गई। दूसरा, इसके अलावा अन्य ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां, अदर कैलकोलिथिक कल्चर्स, अदर कैलकोलिथिक कल्चर्स। अब देखो, अदर कैलकोलिथिक कल्चर्स का टाइम पीरियड है 1900 बीसी टू 1000 बीसी, मतलब कि 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ये क्षेत्रीय संस्कृतियां अपने अस्तित्व में रही। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां अपने अस्तित्व में रही 1900 ईसा पूर्व से लेकर और 1000 ईसा पूर्व तक। अब आपको जिज्ञासा होगी, ये तो समझ में आया कि लेट हड़प्पन कल्चर। आप लोग मुझे देखो, मैं आप लोगों से रुक के पूछूंगा, यहीं पर कॉन्सेप्ट उलझने का खतरा है, तो कॉन्सेप्ट को उलझने मत देना। मैं आपसे सवाल करूंगा, आप इसका जवाब देना। यू हैव टू रिप्लाई माई क्वेश्चन। आई एम पुटिंग अ क्वेश्चन टू यू। देखिए, जैसे देखिए, आप कहेंगे भाई ये संस्कृतियां कौन है, तो मैं आपको बताता हूं। इंडिया का मानचित्र आप लाने दीजिए, हमें पीछे जाना पड़ेगा हमें। 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट। अब देखिए, ये संस्कृतियां कौन है, तो मैं इन संस्कृतियों के बारे में बताता हूं। देखिए, एक तो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो परिधि है, वह तो इस तरह से है कि आप इसको लेते हुए गंगेटिक बेसिन तक ऐसे करके हड़प्पा सभ्यता की परिधि है। तो इसमें जो संस्कृतियां विकसित हुई, तो उनमें आप देखते हो कि उनमें जो संस्कृतियां हैं, थोड़ा सा और पीछे, उनमें जो संस्कृतियां विकसित हुई, अरे कैसे हो गया, गुजरात यहाँ दैमाबाद तक, उनमें जो संस्कृतियां विकसित हुई, इसमें कुछ संस्कृतियां विकसित हुई जिसको हमने लेट हड़प्पन कल्चर्स कहा। लेकिन यहीं पर आपको देखिएगा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में एक क्षेत्रीय ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां विकसित हुई जो हड़प्पा संस्कृति की विरासत को नहीं ढो रही थी। इसको कहते हैं आहर संस्कृति। आहर, इसको आहर संस्कृति का नाम दिया जाता है। और यहीं पर देखो, एक संस्कृति विकसित हुई जिसको पहले कैथा संस्कृति विकसित हुई, और फिर इसका नाम पड़ा मालवा संस्कृति, मालवा। और यहाँ पर फिर महाराष्ट्र में एक जोरवे संस्कृति का विकास हुआ, दैट वाज कॉल्ड जोरवे। तो कैथा, मालवा, जोरवे, कैथा, मालवा, जोरवे, तो ये संस्कृतियां यहां पर विकसित हुई। इसको कहते हैं कैथा, मालवा, जोरवे। तो ये संस्कृतियां इन क्षेत्रों में विकसित हुई। ओके, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब यहां से हम बढ़ेंगे तो हमें कुछ और संस्कृतियां दिखेगी, जैसे ये कैथा, मालवा, जोरवे संस्कृति तो है। अब यहां से बढ़ोगे तो गंगा यमुना द्वार में कुछ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां दिखेगी, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में कुछ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां दिखेगी, और दक्षिण भारत में कुछ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां दिखेगी। उसको हम परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियां नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे अदर
कैलकोलिथिक कल्चर्स 1000 ईसा पूर्व या 1100 ईसा पूर्व या 1000 ईसा पूर्व में इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट द यूज ऑफ आयरन स्टार्टेड अर्लियर देन द यूज ऑफ आयरन ऑल दिस कल्चर्स वेर सिंपली कैलकोलिथिक कल्चर्स। ये सभी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों में आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने कहा अन्य ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां वो आपको समझ में आ गई होगी। जब तक लोहे नहीं आएंगे तब तक तो भारतीय उपमहाद्वीप में यही संस्कृतियां रहेंगी। तो एक बात और भी बता दूं, जैसे आपने आरंभिक हड़प्पा संस्कृति में जितने ताम्रपाषाण कालिक स्थल देखे, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां और स्थलों का और भी विस्तार हुआ, बहुत ज्यादा विस्तार हो गया। अब यहीं पर हम थे, तो ये यहां पर मैं आन ताम्रपाषाण का संस्कृति है। इसके बाद इसमें कौन सा आ जाता है, जैसे मैं एक कहूंगा उसको कहते हैं चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PGW। पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, PGW कल्चर इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है। अब देखो, ये चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति की चर्चा हम आगे करेंगे। इनका संबंध वैदिक आर्यों से जोड़ा जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह जो मैंने टाइम पीरियड आपको दिया है, ये टाइम पीरियड है इनका 1500 BCE से 1000 BC, और ये चला है 1500 BC से 500 BC तक। लेकिन 1000 BC तक यह तांबे के चरण से जुड़ा हुआ है, और 1000 BC के बाद ये लोहे के चरण से जुड़ जाएगा। तो ये दो चरणों में आपको पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर दिखेगा, पहला तांबा का चरण और दूसरा लोहा का चरण। ये जो मैंने दो बताए ये प्योरली तांबा है, लोहा से पहले ही इनका पतन हो गया। और ये जो संस्कृति है ये तांबे में भी चलेगा, और तांबे के बाद फिर मैं लौह चरण में भी बताऊंगा। एक और आपको संस्कृति ध्यान करना पड़ेगा, देखो इनका नाम है मेगालिथिक, हिंदी में कहते हैं महापाषाण संस्कृति। इसी का नाम है मेगालिथिक कल्चर। मेगालिथिक कल्चर, इसी का नाम है मेगालिथिक कल्चर। अब ये मेगालिथिक कल्चर क्यों कहते हैं? ये भी एक संस्कृति नहीं, अनेक संस्कृतियां हैं। इसका टाइम पीरियड क्या है? तो 1300 BCE से 1000 BCE। अभी जो मेगालिथिक कल्चर है ये कहां मिला है? बलूचिस्तान में मिला है, सिंध के कराची में मिला है, आगरा के पास मिला है, जयपुर के पास बेदशा में मिला है, और इलाहाबाद के पास बांदा में मिला है। ये सब संस्कृतियां हैं। इवन कश्मीर में बुर्जहोम और गुफा कल जो पहले नवपाषाण काल में था वो पहुंच गया महापाषाण काल में। महापाषाण काल की निशानी क्या मैं बताता हूं। महापाषाण काल के लोग जो थे वो बड़े ही शानदार कब्र बनाते थे, बहुत शानदार कब्र। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। जैसे जो मृतक को दफनाने के लिए ये जो कब्र बनाते थे, वो कब्र, जैसे ये मृतक है उसको दफनाया, यहां पर दफनाया, उसके बाद वो कब्र बनाते थे। तो ऐसे करके अलग अलग तरह का, जैसे यहां पर 4 स्तंभ को खड़ा कर देंगे, उसके ऊपर एक स्लैब से, पत्थर के स्लैब से ढक देंगे। इसको डॉल्मेन प्रकार के कब्र बोलते हैं, डॉल्मेन प्रकार के। फिर कोई मृतक को यहां जैसे दफनाया तो यहां पर एक ऐसे पिलर खड़े कर देंगे, इसको मेनहीर प्रकार का कब्र कहते थे। ऐसे ऐसे आपको पूरे वर्ल्ड में, ये वर्ल्ड में छाए हुए थे। भारत में भी 40 प्रकार के कब्र मिलते हैं।
ये मतलब घर से ज्यादा बढ़िया अपने कब्र को बनाते थे, इसलिए इनका नाम ही अलग संस्कृति पड़ गया कि भाई अलग संस्कृति के लोग हैं, यानी महापाषाण संस्कृति या मेगालिथिक कल्चर। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इसमें आपको 4 कल्चर बताए, ध्यान कर लो। एक परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियां और दूसरा अन्य ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां, ये प्योरली ताम्र पाषाणकालिक है। और इधर पीजीडब्ल्यू कल्चर और मेगालिथिक कल्चर, इसमें दोनों चरण आएंगे। अब ये तांबे के चरण में हमने चर्चा कर दी, कोई कहीं हो सकता है कल आपको लिखना पड़ेगा क्या पूरी तरह से लौह चरण में है, नहीं, शुरू में तांबे के चरण में रहे, लेकिन जब 1000 ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रचलन शुरू हो गया, आयरन का, तो फिर ये 2 संस्कृतियां आयरन फेज में चली जाएगी और ये जो संस्कृतियां हैं ये तांबे के चरण में ही समाप्त हो जाएगी। तो पहले इतना अगर आप समझ चुके हो तो ओके करिए, मैं आगे बढ़ता हूं और मैं इस पार्ट को कंक्लूड करता हूं। प्लीज इन्फॉर्म मी। वेबसाइट वाले की कोई हरकत नहीं है, प्लीज वेबसाइट वाले बी फास्ट। ओके ओके है, वेबसाइट वाले को देखो, वो लोग ओके हैं, यस उधर नजर मारा, ओके ठीक है। तो मैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि अब हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, एक तो आपको मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद ये मैंने बताया कि कॉपर फेज आया। कॉपर फेज के बाद अब आपके पास स्पेस होगा कि नहीं, अब यहां पर लौह चरण करो, आयरन फेज, लौह चरण, आयरन फेज। और आयरन फेज में मैं आपको बताऊं, आयरन फेज में कई संस्कृतियां हैं जो सिर्फ लोहे के चरण में आई है। चलो उन संस्कृतियों को हम लोग गौर करें। जैसे देखिए, जो लौह चरण की संस्कृति, आयरन फेज की संस्कृति है, उस संस्कृति के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। वह है the first one, पहले तो वही पीजीडब्ल्यू, जिसको मैंने यहां पर पीजीडब्ल्यू कहा, पेंटेड ग्रेवियर कल्चर, उसी को रख लीजिए। तो पीजीडब्ल्यू कल्चर में, यानी मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, पीजीडब्ल्यू कल्चर जो यहां आपने देखा, बड़ा तो आपने लिख ही दिया, वही कल्चर है। तो वो कल्चर का पहला फेज तो मैंने आपको बताया कि 1500 से 1000 बीसी वो प्री आयरन फेज था, कॉपर फेज था। अब 1000 बीसी से टू 500 बीसी ये बन जाएगा, यानी 1000 बीसी से 500 बीसी जो बनेगा, यह फेज बनेगा आयरन फेज, लौह चरण। लौह चरण, यही पीडब्ल्यू पहले प्री आयरन फेज में है, 1500 बीसी से 1000 बीसी। अब यहां पर 1000 बीसी से 500 बीसी लोहे का चरण हो जाएगा। मेगालिथिक, मेगालिथिक यानी महापाषाण संस्कृति, महापाषाण संस्कृति और मेगालिथिक कल्चर, मेगालिथिक कल्चर। ओके, अब मेगालिथिक कल्चर है, यह मेगालिथिक कल्चर से मतलब है, ये जो कल्चर है, इस कल्चर से मतलब है वही महापाषाण जो शानदार कब्र बनाते थे। तो इसका मैं एक तो आपको प्री आयरन फेज कह ही चुका हूं, आप याद रखिए, कॉपर फेज। अब इसमें भी आयरन फेज है, ये भी 1000 बीसी से 500 बीसी में आयरन फेज है, और फिर इसके बाद इसका पतन हो जाएगा। यानी 1000 बीसी से 500 बीसी में आयरन फेज है, लोहे का चरण है, उसके बाद ये पतन हो जाएगा इसका। तो ये आयरन फेज में भी है, ये भी आयरन फेज में है, और दोनों कॉपर फेज में भी था। अब एक मैं प्योरली आयरन फेज बताता हूं जो कॉपर फेज में नहीं है। ये है उत्तरी काले
पॉलिशदार मृदभांड यानी पॉटरी संस्कृति, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड संस्कृति, इसका है शॉर्ट फॉर्म में NBPW, यानी उसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर। पॉलिश्ड वेयर कल्चर यानी NBPW, इसका नाम है शॉर्ट फॉर्म में NBPW कल्चर। इसका टाइम पीरियड कितना है पता है? इसका टाइम पीरियड है 1800 BC ऑनवर्ड्स तथा उसके पश्चात, उसके बाद की बात कर रहा हूं, 800 ईसा पूर्व से शुरू हुआ है और उसके आगे ये ईसा की आरंभिक शताब्दियों तक चलता रहेगा, लंबा चलेगा। ये बुद्ध युग जब तुम पढ़ोगे महाजनपद काल, वहां से जुड़ी हुई संस्कृति है और ये द्वितीय नगरीकरण से ईंटों के पकाए गए ईंटों के प्रयोग से और लोहे के प्रयोग से। फर्क क्या है मैं बताता हूं। पहले जो आपने देखा था कि जो PGW है या मेगालिथिक कल्चर है वो प्री आयरन और आयरन दोनों फेज से जुड़ा हुआ है, मतलब ये दोनों कॉपर फेज से भी जुड़े हैं और आयरन फेज से भी जुड़े हैं। लेकिन यह जो संस्कृति है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर, सो दे वेर बेसिकली और सिंपली they were associated with iron phase, no pre-iron phase, you can say purely iron phase। ये वाला जो संस्कृति है, तो अब इतना तक क्लियर हो गया। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारतीय पुरातत्व की क्या स्थिति है 2000 से लगभग 500 ईसा पूर्व तक, ये आपने देख लिया और इसी को दिमाग में लिंक कर लेना है। तो यहां तक क्लियर हुआ? ओके करो तो मैं फिर आगे बढ़ूं। वेबसाइट वाले आप लोग भी एक्टिव होइए। यहां तक ओके है। कल मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। आज तो आप लोगों ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है और मुझे लगता है कि अब आपका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होता रहेगा और फिर अब मैं थोड़ा सा दबाव, धीरे धीरे प्रेशर आप पर बनाऊंगा मेंस के क्वेश्चन पर भी। यू हैव टू राइट द क्वेश्चंस ऑन द मेंस। तो वो मैं इसकी चर्चा करता हूं। पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता, जैसे हड़प्पा सभ्यता में आप याद करिए हम लोगों ने देखिए, तो मैंने कहा अब आ जाइए इस मुद्दे पर, क्योंकि कई मुद्दे हैं, उलझना मत। सबसे बड़ी जीवन में पढ़ाई का सबसे आनंददायक क्षण होता है उलझन ना हो और वही चीजें याद रहती है। जो चीजें आप अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी वो कभी याद नहीं रहेगा। तो पहले हम लोगों का प्रिंसिपल बनाना है और आप लोगों को भी इसमें साथ देना है कि हम लोग कोई भी चीज को वेग ना रहने दे, बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अगर ये क्लैरिटी रहेगी तो चलो, ये हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद क्या स्थिति है। तो एक तो मैंने बताया उत्तरजीविता, तो उत्तरजीविता में परवर्ती हड़प्पा संस्कृति आपने देखी और दूसरा निरंतरता में आपको देखना है कि इनकी विरासत, निरंतरता में आपको देखना है विरासत, लेगेसी, कैसी भारत में इसकी लेगेसी विद्यमान थी। तो एक तो मैंने मैटर में लिख कर भी दिया है, लेकिन चलिए मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं कि अब हम लोग देखते हैं कि लेगेसी कहां है। लेगेसी का मतलब है जो उस समय से लेकर बाद के काल में भी रहा या अब तक भी चल रहा है। तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं, राजनीतिक तो अपने लोगों को पता नहीं कि वहां पर क्या था, हम लोग इसको करते हैं आर्थिक, इकोनॉमिक में। इकोनॉमिक में आप देखते हो एग्रीकल्चर, कृषि, और कृषि में आपने एक चीज देखा होगा, हल का प्रयोग, हल, प्लाव, जैसे हल के माध्यम से खेती, तांबे का प्रयोग, कांसे का प्रयोग, चांदी का प्रयोग, सोने का प्रयोग जो आज भी चल रहा है। अनाजों में भी समानता है, गेहूं, जौ, चावल, मटर, सरसों, सारी अनाजें आज भी चल रही है। तो आपका एग्रीकल्चर से डायरेक्ट लिंक जुड़ गया। दूसरा देखते हो क्राफ्ट,
क्राफ्ट का मतलब हुआ शिल्प या कारीगरी। तो कपड़े बनाना उस समय प्रचलित था, विभिन्न प्रकार के कारीगरी उस समय प्रचलित है जो आज भी प्रचलित है। तीसरा आप देख रहे हो नगरीकरण, और नगरीकरण में विशेषकर टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग, वो टाउन प्लानिंग अभी भी चल रहा है और इस पर एक मैंने क्वेश्चन भी किया है। तो कुछ हद तक कुछ हड़प्पा सभ्यता और आज के टाउन में, नगरों में भिन्नता भी है, लेकिन कुछ तो समानता भी है। और तो ये हो गया आपको इकोनॉमी में, तो नगरीकरण हो गया, अब इसको छोड़ दीजिए। अब आप देखते हैं सोशल। तो सोशल में आप देखिए, सामाजिक में, अब जैसे डिवाइडेड सोसाइटी, डिवाइडेड सोसाइटी एमॉन्ग डिफरेंट क्लासेस, माने विभिन्न वर्गों में समाज का विभाजन। अब ये हमें पता नहीं है, हमें ये पता नहीं है कि अब वो समाज में कौन से डिवाइडेड सोसाइटी है, वर्ण या जाति व्यवस्था थी अथवा नहीं, ये पता नहीं है। लेकिन इतना तो जरूर है कि वहां भी एक योद्धा वर्ग था, वहां भी एक पुरोहित वर्ग था, वहां भी एक व्यापारी वर्ग था, कारीगर वर्ग था, किसान थे, और यहां भी है। और समझ, दूसरी बात देखते हो कि जैसे महिलाओं का यानी ड्रेस, ड्रेस यानी वेशभूषा, एंड डाइटरी हैबिट्स, खान पान। खान पान में भी आप देखते हो कि, और जो ड्रेस है उसमें भी आपको उस तरह से चावल की भूसी मिली है। ये सब तो बताता है कि वो लोग भी चावल खाते थे। और उसी तरह से ड्रेस हैबिट्स में अब देखोगे कॉस्मेटिक्स में भी आपको समानता दिखेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, चान्हू दरों से लिपस्टिक मिला है, लिपस्टिक, काजल मिला है, काजल। तो ये सब चीजें दिखाती है कि भाई चलो, कई बातों में समानता है सोशल में। अब उसके बाद आता है कल्चरल यानी सांस्कृतिक। सांस्कृतिक, कल्चरल। तो कल्चर में तो पहले आपका जाता है रिलीजियन, रिलीजियन। तो रिलीजियन तो अभी भी आपको पता है रिलीजियन में कैसे है, क्या है, माने यू आर वेल अवेयर ऑफ द रिलीजन, यू नो। तो रिलीजन है, उसमें अभी भी आपको पता है रिलीजन के विषय में कि रिलीजन में कितनी समानताएं हैं। बहुदेववाद से एकेश्वरवाद तक जो मैंने आपको बताया था वो समानता है। बहुदेववाद, एकेश्वरवाद तो हम नहीं जानते, सॉरी गलत हो गया, मतलब इसमें समानता है, वो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ गॉड्स। और जो देवता के प्रकार है, पशुपति शिव की पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, अग्नि पूजा, जल पूजा, मातृ देवी की पूजा, ऑल कंटिन्यू टिल टुडे, सभी आज तक हैं। यू विल फाइंड द कंटिन्यूएशन। फिर भक्ति का तत्व, एलिमेंट्स ऑफ भक्तिज्म, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा, ये सभी आज हमारी, जिसको आज हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, उस हिंदू धर्म के विकास में यहां पर कुछ स्कॉलर्स प्रोटो हिंदुइज्म का भी नाम लेते हैं। यू विल फाइंड द एविडेंस ऑफ प्रोटो हिंदुइज्म। तो इसमें आपको कुछ प्रोटो हिंदुइज्म का तत्व भी मिलता है। तो ये धर्म का है। फिर अब आर्ट देखते हो, तो आर्ट में देखो, कला में, कला में आप जो उनके द्वारा जो निर्मित कलाएं हैं, जैसे मुहर है, मनका है, तो आज भी लोग गले में आभूषण की तरह पत्थर का यूज करते हैं, हाथों में अंगूठियां पहनते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो मूर्तियां मानव और पशुओं की मूर्तियां बनी है, आगे इसका प्रभाव अशोक के पिलर्स पर जो पशुओं की मूर्तियां उस पर भी देखोगे। मृण मूर्तियां हैं, प्रस्तर मूर्तियां हैं, कांस्य और तांबे की मूर्तियां हैं। ये सब हमारी कला परंपरा में घुल मिल गई। हड़प्पाई कला है, वो भी हमारे आर्ट परंपरा में घुल मिल गई। तो इसकी विरासत आज तक हमारी संस्कृति में बनी हुई है। अब 2 क्वेश्चन बनता है, 2 क्वेश्चन में बना रहा हूं। वैसे मैं एक बात आपको बताऊं कि ये मैंने मैटर में भी विरासत दे रखा है।
ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, ये क्वेश्चन, लेकिन चलो कल मैं आपको बता ही देता हूं। देखो, भारतीय सभ्यता में हड़प्पाई सभ्यता की विरासत। हड़प्पा सभ्यता एक उन्नत नगरीय चरण को दर्शाती है, इंग्लिश में देख लेना उधर। लगभग 1900 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का पतन हुआ। आरंभ में सभ्यता के पतन का द हड़प्पन सिविलाइजेशन रिप्रेजेंट्स एन एडवांस अर्बन फेज अराउंड 1900 बीसी। दिस सिविलाइजेशन डिक्लाइंड। अब इंग्लिश वाले इधर पढ़ लेना, कोई एक में मैं बोल देता हूं, क्योंकि ज्यादा हिंदी वाले बच्चे हैं तो मैं हिंदी में बोल देता हूं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो दोनों मीडियम वाले अपना प्रॉब्लम जरूर बताएंगे ताकि मैं हेल्प कर सकूं। आरंभ में सभ्यता के पतन का अर्थ सभ्यता की समाप्ति से लगाया गया था, परंतु हाल के दशकों में यह धारणा बदल चुकी है। अब सभ्यता के पतन का अर्थ लगाया जाता है सभ्यता के रूप परिवर्तन से, अर्थात यह नगरीय चरण से ग्रामीण चरण में पहुंच गई किंतु समाप्त नहीं हुई। अगर हम गहराई से परीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि इस सभ्यता की विरासत आज भी हमारी संस्कृति में मौजूद है। इसे निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। एक, अगर हम कृषि के क्षेत्र में देखते हैं तो हल का प्रयोग, फसलों के प्रकार तथा खेती करने का तरीका सभी पर हड़प्पाई प्रभाव दिखता है। शिल्प एवं कारीगरी के क्षेत्र में मिट्टी के बर्तन के निर्माण से लेकर तांबे और कांसे को गलाने की पद्धति हड़प्पा सभ्यता से आज तक चल रही है। नगरीय स्थल के आयोजन यथा सड़कों, नालियों, गलियों और घरों के निर्माण पर भी हड़प्पाई प्रभाव दिखता है। लोगों के खान पान, रहन सहन, सौंदर्य प्रशासन सभी पर हड़प्पाई प्रभाव देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए कागज, सिंदूर आदि का प्रयोग। धर्म के क्षेत्र में हड़प्पाई धर्म को हिंदू धर्म का पुरोगामी माना जाता है। पाशुपत शिव की पूजा से लेकर मातृदेवी की पूजा आदि सभी विशेषताएं मौजूद थी। कला के क्षेत्र में हड़प्पाई प्रभाव को कम करके नहीं देखा जा सकता। उदाहरण के लिए ताम्र और कांस्य मूर्तियां, प्रस्तर से निर्मित मूर्तियां और मृण मूर्तियां सभी हड़प्पाई परंपरा को लेकर चलती रही। तो ये आपका प्रश्न है। अब आपको मैं 2 प्रश्न यहां डालता हूं और आप लोग अपनी सुविधा से इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। एक क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन ये है, हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता के पतन, हड़प्पा सभ्यता के पतन से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है क्या इसके पतन के पश्चात, क्या पतन के पश्चात, क्या पतन के पश्चात सभ्यता समाप्त हो गई? समाप्त हो गई। उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट समाप्त हो गई। उदाहरणों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के पतन से क्या तात्पर्य है? क्या पतन के पश्चात सभ्यता समाप्त हो गई? उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। ओके, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ही आज रहने दीजिए, इसको हम बोलते हैं कितने शब्द में आप लिखिए। तो इसको आप ऐसा करिए 150 वर्ड्स मिनिमम है, तो 150 में तुमको, हाँ ठीक है, 150 शब्द में लिखिए आप। इंग्लिश में लिख देता हूं क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, चाहे व्हाट डू यू मीन बाय,
what do you mean by the decline of Harappan civilization? Did the civilization vanish after the decline? Elaborate with examples. इसको पहले आप ये बताइए, इसको पढ़िए, इसको लिख लीजिए और हमें ओके करिए कि कल ये क्वेश्चन 150 वर्ड्स का है। कल आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिख के लाओगे का मतलब लिख के रखोगे और हमें बताओगे कि हाँ हमने लिख लिया है। तो मैं 1 मिनट आता हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो मिस्टर अंकुर थोड़ा सा। तो मेरे स्टूडेंट्स ने क्या इन्फॉर्म किया मिस्टर अंकुर? ओके सर। सभी ओके हैं? तो मैं स्टूडेंट्स आज का काम तो मेरा समाप्त होता है और अब आज आप लोग सवाल करते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, क्योंकि मेरे पास अभी 15 मिनट्स टाइम है और मैं पार्ट 2 अगर कहो तो शुरू कर दूं, या कुछ सवाल है इस पार्ट? हाँ नहीं, पहले मैं आपको रिपीट करवा दूं इसका। अब देखो, हम लोग थे पार्ट फर्स्ट में, रिवाइज करवा देता हूं पार्ट फर्स्ट में। ओके, आप लोग गौर से देखना। और सॉरी, पार्ट फर्स्ट में इसकी विशेषता यह है कि हम लोगों ने इसमें
आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर, आर्कियोलॉजिकल मतलब है पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर स्टडी किया, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इस पार्ट का, पुरातात्विक साक्ष्य। तो इसमें हम लोगों ने प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री वाला पार्ट किया। तो प्री हिस्ट्री में हम लोगों ने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और प्रोटो हिस्ट्री में नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता के बाद ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां, लौह संस्कृतियां, जिसमें मेगालिथिक कल्चर तक हम लोगों ने नीचे से लेकर ऊपर तक मतलब कनेक्टिविटी दिखाई, जिसमें कैसे जलवायु संबंधी दो ही है, प्लीस्टोसिन का होलोसिन है जो अभी तक चल रहा है, और उसके बाद तकनीकी परिवर्तन कैसे कैसे होता गया। तो इसमें हम लोगों ने 3 चरण की चर्चा की। सबसे पहले प्रस्तर चरण, पैलियोलिथिक, प्रस्तर चरण मतलब स्टोन एज, फिर ताम्रपाषाण, कैल्कोलिथिक पीरियड, और तीसरा लौह चरण, आयरन एज। अब आप लोग हमें इन्फॉर्म करोगे, ये 3 चरणों में हमने दिखाया। तो हमने जो पूरा पाषाण काल से लेकर और लौह चरण तक जो चेंजेज आपको बताए, उसमें कहीं कोई व्यवधान या रुकावट आ रही हो तो आप हमसे प्रश्न करिए, यहीं तक हमें देखना था। उसी में बीच में एक हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण आ जाता है, जो ताम्र पाषाण काल में एक फेज बन जाता है, जिसको ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, यानी जिसके लिए कांस्य युग आता है। तो हम लोगों ने उसी कांस्य युग के बारे में देखा। फिर हम लोग लौह चरण में, मतलब वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा हमें इसमें क्लू दीजिए कि आप लोग इसको समझ पाए या इसमें कोई परेशानी है। Okay. ओके, तो ऐसा करते हैं, फिर कल मैं 5 क्वेश्चंस लाता हूं। आज जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो आप लोग, मिस्टर अंकुर लोगों ने आश्वासन दिया है ट्राई करने का। Yes. आप लोग ब्रिलियंट हो चुके हो, और पार्ट फर्स्ट होते होते ही आप इतने शार्प हो चुके हो, मुझे बड़ी खुशी है। आप मेरे कनेक्टिविटी वाले पार्ट को समझ रहे हो। अब कल जो मैंने मैटर लाया है उसको देख लो। अब कल मैं शुरू कर रहा हूं आपका पार्ट 2। इसकी विशेषता क्या है? तो इसका आधार है पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, प्लस साहित्यिक साक्ष्य, लिटरेरी एविडेंस, दोनों को आधार, साहित्यिक साक्ष्य, इसमें साहित्यिक रचनाएं भी होंगी। तो इस आधार पर हम लोगों का टाइम पीरियड इसमें होगा वैदिक काल। कल मैं इसको करवा दूंगा। वैदिक काल, बुद्ध काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्य काल। वैदिक पीरियड, बुद्धा एज, मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड एंड अर्ली मेडिवल। अर्ली मेडिवल को इसी में रखेंगे हम लोग। उसके बाद इसमें हमने जो फार्मूला अपनाया है वो फार्मूला है डिवीजन का, जिसमें हम पॉलिटिकल डिवीजन करेंगे, राजनीतिक। बल्कि तुम लोग अगर इसको मैं लिखवा ही देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टाइम हमारे पास है अभी 10 मिनट। वैदिक काल, वैदिक पीरियड, टाइम पीरियड है इसका 1500 BCE
टू 600 BC। दूसरा है बुद्धा एज, यानी बुद्ध काल या महाजनपद काल भी इसको कहेंगे, बुद्ध काल या महाजनपद काल। ये 600 BCE टू 400 BC। इसको ध्यान रखना, कल मैं पूछूंगा आप लोगों से और आप लोग इसमें कॉन्शस हो ही। बुद्ध काल, फिर मौर्य काल, मौर्य पीरियड, इसका है 400 BCE टू 200 BCE, 200 BC। फिर आपका आता है मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्य पीरियड 200 BCE टू 300 CE, मौर्योत्तर काल। फिर आपका आता है गुप्त काल, गुप्ता पीरियड, और 300 टू 600 CE। फिर आता है गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, और गुप्तोत्तर काल का आता है, गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, पोस्ट गुप्ता पीरियड, इसका है 600 CE टू 750 CE। लेकिन यहीं पर हम लोग नहीं रुकते हैं, हम लोग एक काल इसमें और ऐड कर लेते हैं, उसका नाम है पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल यानी अर्ली मेडिएवल एज, और इसमें है 750 CE टू 1200 CE। अब देखो, पूर्व मध्य काल भी मैंने इसीलिए लिया क्योंकि उसका भी संबंध कहीं ना कहीं पोस्ट गुप्ता पीरियड से, उसका संबंध भी कहीं ना कहीं गुप्तोत्तर काल से, क्योंकि ये उसी चेंजेस से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर देखो, जैसे पिछली बार हमने जो फार्मूला दिया था अलग फार्मूला है, इसमें हमारा फार्मूला क्या होगा उसको देख लो। इसमें हमारा फार्मूला होगा परिवर्तन को रेखांकित करना, को रेखांकित करना, अंडरलाइन द चेंज, अंडरलाइन द चेंज। अगर हम चेंज को अंडरलाइन कर लेते हैं तो समझो सारा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है। हिस्ट्री में क्या है कि चेंज को अंडरलाइन करना है, अगर चेंज को आपने अंडरलाइन कर लिया तो समझो ऑल प्रॉब्लम्स हैव बीन सॉल्व्ड। अब परिवर्तन को रेखांकित करना में, टू अंडरलाइन द चेंजेज में आपको क्या क्या चेंजेस दिख रहा है, तो एक हुआ राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, पॉलिटिकल चेंज। अब जो राजनीतिक परिवर्तन है उसमें एक है राजनीतिक, नहीं, उसमें एक पहलू आता है राज्य साम्राज्य, राज्य साम्राज्य, राजवंश, राजवंश एवं शासक।
स्टेट, एम्पायर, डायनेस्टी एंड किंग्स। ये आ जाएगा एक पार्ट में एक कर दो इसको ए, और बी में आएगा प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। ये दो चीज हम लोगों को कवर करना है। मिस्टर अंकुर, व्हाट हैपेंस? अब नेक्स्ट आती है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी, कृषि, एग्रीकल्चर, कारीगरी, शिल्प एवं कारीगरी, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री कर लीजिए, इंडस्ट्री, व्यापार, ट्रेड, मौद्रिक लेन देन, मोनेटरी एक्सचेंज और नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। अब देखिए, इसको मैं और आगे बढ़ाऊंगा कल। अब उसी तरह समाज होगा, उसी तरह संस्कृति होगी। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है। हम पहले आपको आज जो मैटर मैंने भेजा उसको समझ लो। उसमें केवल है राज्य, साम्राज्य, राजवंश और राजा। राजनीतिक विस्तार का भी सिर्फ एक पहलू है। और वैदिक काल से अर्ली मिडिवल एज तक वहां मानचित्र, मैप आपको दिया हुआ मिलेगा। उस मैप पर दर्शाया गया है कि कैसे एक, देखो जैसे मैंने आपको जो मैटर दिया है उस मैटर को कल पढ़ के आओगे, जहां तक आप पढ़ सकते हो। जैसे देखो, इसको मैं दिखाता हूं, लगाया आपने? yes. जैसे देखो, ये है पार्ट टू। अब पार्ट टू में पहला हमने वैदिक काल से 1500 राज्य, साम्राज्य, राजवंश, शासक, जो पहला वाला कॉन्सेप्ट है वो हमने दिया है। और उसके बाद यहां से हमने लिया है, और ये जहां तक जाएगा उसके बाद आपका उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक से परिवर्तन मानचित्र पर देखो, बुद्ध काल अथवा महाजनपद काल, कैसे चेंज होगा। ये यहां से अर्ली मिडिवल तक चला जाएगा। सो इंटरेस्टिंग कि आपको चलचित्र की तरह, मूवी की तरह सामने चेंज घूमता रहेगा, और जितने भी तथ्य है उसी के अंतर्गत आ जाएंगे। और व्हेनेवर यू विल फिनिश दिस टॉपिक, यू विल बी सरप्राइज दैट कि आपको डायनेस्टीज और किंग्स के नाम में और क्षेत्र के नाम में दिक्कत होती थी, लेकिन इतना स्मूथली आपको सब दिमाग में सेट हो जाएगा कि यू कांट बिलीव इट। उसी तरह से जब ये हो जाएगा तब हम प्रशासन उठाएंगे, वैदिक काल से लेकर अर्ली मिडिवल एज तक, और फिर तब इकोनॉमी उठाएंगे, वैदिक काल से लेकर अर्ली मिडिवल एज तक। फिर संस्कृति, इन सब में थोड़ा शॉर्ट और संस्कृति में ज्यादा। अब उसमें क्या हो, जैसे आप सोसाइटी ही पढ़ोगे तो आपको वर्ण एंड कास्ट, इसको समझने का कितना मौका मिला, क्या वर्णा है, क्या कास्ट है, कैसे वर्णा से कास्ट का विकास हुआ, कौन कौन सा फैक्टर उसके डेवलपमेंट में रोल अदा कर रहा है। इतना सुटेबली आपको लोगों को याद हो जाएगा चीजें। तो कल ऐसा करिए, कल आप लोग होमवर्क करके आइए, और फिर कल आपसे मिलते हैं। आज हमारा समय अब समाप्त होने जा रहा है, और काम तो पहले ही समाप्त हो चुका था, लेकिन आप लोगों के साथ समय गुजारने में वैसे भी अच्छा लगता है। सो आई एम स्टॉपिंग हियर, आई विल जस्ट सी यू टुमारो। ओके माय स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।